जिंदगी बड़ी होनी चाहिए पर लंबी नहीं। यह डायलॉग अगर किसी के जीवन पर फिट बैठता है तो वो हैं वीर शहीद आजम भगत सिंह, जिन्होंने मात्र 23 साल की उम्र में भारत माता की जय का नारा लगाते हुए फांसी के फंदे को झूल गए थे। वीर शहीद आजम भगत सिंह इतना शानदार जिए कि लोग आज भी उनके कुर्बानी को याद किया करते हैं। भगत सिंह आजादी के वह पहले अहम किरदार हैं जिन्होंने मात्र 23 साल की उम्र में अपना किरदार को निभाकर खुशी खुशी फांसी के फंदे को चूम लिए थे। लेकिन भगत सिंह जाने से पहले हर एक भारतीय के अंदर आजादी के प्रति जोश और जज्बा भर दिए थे। 23 मार्च 1931 को भगत सिंह को फांसी दी जाने वाली थी। देश में हर तरफ भगत सिंह की फांसी को रोकने के लिए प्रदर्शन हो रहे थे। यहाँ पे ब्रिटिश सरकार घबराई हुई थी कि कहीं प्रदर्शनकारी हावी ना हो जाएं और हमें फांसी की डेट को टालना ना पड़ जाए, इसलिए भगत सिंह को कोर्ट के द्वारा दी गई तारीख से एक दिन पहले ही फांसी दी जाती है। भगत सिंह तो देश के लिए कुर्बान हो गए, लेकिन देश के हर एक युवा के आंखों के अंदर आजादी का एक अलग सी चमक छोड़ गए। भगत सिंह ने एक बार यह बात कही थी कि मेरे खून का एक एक कतरा इंकलाब लाएगा, और ठीक वैसा ही हुआ। एक तरफ भगत सिंह को फांसी दी जाती है तो वहीं दूसरी ओर भगत सिंह के सपने को पूरा करने के लिए देश के हर एक नौजवान सड़क पर उतर जाते हैं। हर तरफ आंदोलन चल रहा होता है कि हमें आजादी चाहिए, हमें आजादी चाहिए, हमें आजादी चाहिए। ब्रिटिश के नाक में इतना ज्यादा दम कर दिया जाता है कि भगत सिंह के मृत्यु के 16 साल बाद अंग्रेजों को इतना ज्यादा परेशान कर दिया जाता है कि हमारे देश को आजादी मिल जाती है और ब्रिटिश को हमारे देश को छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ता है। भगत सिंह देश की आजादी के लिए इस कदर दीवाना थे कि उनके अंदर बचपन से ही वीर क्रांतिकारी जाग उठा था। मात्र 12 साल की उम्र में भगत सिंह ने जलियांवाला बाग का खौफनाक मंजर देखकर यह ठान लिया था कि वो इन मासूमों का बदला अंग्रेजों से लेकर रहेंगे। ब्रिटिशों से बदला लेने के लिए भगत सिंह ने असेंबली में जो बम फेंका था उसकी आवाज अंग्रेजों के परकच्चे उड़ा दिए थे। भगत सिंह एक ऐसे फ्रीडम फाइटर थे जिन्होंने जेल में रहकर भी अपनी बगावत अंग्रेजों के खिलाफ छेड़ी हुई थी। भगत सिंह जेल में रहकर के कैदियों के अंदर भी क्रांति पैदा कर दिए थे। कई महीने तक हंगर स्ट्राइक करने के बाद भी उनका जुनून कम नहीं हुआ था। वह लगातार 116 दिनों तक फास्ट रह करके अंग्रेजों से अपनी बात को मनवा लिए थे। आखिर कौन थे भगत सिंह? इन्हें फांसी क्यों दी गई? आखिरकार 23 साल की उम्र में ऐसा इन्होंने क्या कर दिए थे कि आज भी इनके लोग कायल हैं? तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब वाली बटन दबा दीजिएगा और लाइक तो जरूर कर दीजिएगा। तो आइए फिर वीडियो को हम शुरू करते हैं। 28 सितंबर 1907 यह वह दिन था जब भारत को एक वीर सपूत मिला था। भगत सिंह का जन्म बंगा नाम के एक गांव में हुआ था। इस टाइम बंगा नाम का जो गांव है वह पाकिस्तान में आता है, लेकिन भारत के विभाजन से पहले यह गांव पंजाब के प्रोविंस के लायपुर डिस्ट्रिक्ट में आता था। भगत सिंह का जन्म एक सिख फैमिली में हुआ था जो भारत की आजादी के लिए लड़ रहे थे। भगत सिंह अपने माता पिता के दूसरी संतान थे। भगत सिंह के पिता का नाम था किशन सिंह संधू और भगत सिंह की माता का नाम था विद्यावती। भगत सिंह जब पैदा हुए थे तो इनके पिता और इनके अंकल पॉलिटिक्स में काफी एक्टिव थे। वक्त वक्त पर ब्रिटिश के खिलाफ ये लोग आंदोलन किया करते थे। कैनाल कोलाइजेशन और गदर मूवमेंट में इनके पिता और इनके अंकल बढ़ चढ़ के हिस्सा लिए थे, जिसके कारण इन दोनों लोग को जेल की हवा भी खानी पड़ी थी। इवन जब भगत सिंह का जन्म होने वाला था तब इनके पिता और इनके अंकल कैनाल कोलाइजेशन बिल का विरोध करने के कारण जेल में थे। और यही नहीं, जब भगत सिंह का जन्म हुआ तब इन दोनों को रिहा कर दिया जाता है, जिसके कारण लोग इन्हें बहुत ही लकी मानते थे। इसलिए इनके माता पिता सबसे पहले इनका नाम रखे थे भागो। अब भागो का मतलब होता है भाग्यशाली इंसान। फिर धीरे धीरे इनका नाम भागो से भगत सिंह रख दिया जाता है। इन्होंने बचपन से ही अपने देश के साथ साथ अपने घर के अंदर भी आजादी की आग देखी थी, इसलिए इतने कम उम्र में इनके सीने के अंदर आजादी की आग लग चुकी हुई थी। इसलिए वह बचपन से ही ब्रिटिशियों से नफरत किया करते थे, जिसका एक परफेक्ट एग्जाम्पल भगत सिंह के बचपन के दिनों में देखने के लिए मिलता है। जब भगत सिंह के पिता खेत में बैठकर बीज बो रहे थे तो भगत सिंह अपने पिता के पास जाते हैं और उनसे पूछते हैं कि पिताजी आप ये क्या कर रहे हैं? तो उनके पिताजी बोलते हैं कि बेटा हम खेत में बीज बो रहे हैं जिससे फसल उगेगी। तो भगत सिंह पूछते हैं कि पिताजी क्यों ना हम इसमें बंदूक बो देते हैं, और जब बंदूक बो देंगे तो इसमें बंदूक ढेर सारी निकलेगी जो अंग्रेजों को भगाने के काम आएगी। अब इतनी छोटी सी उम्र में ऐसा विचार रखने वाले भगत सिंह अपने पिता को निःशब्द कर दिए थे। भगत सिंह के पिताजी समझ गए थे कि ये लड़का अब कुछ बड़ा करने वाला है। भगत सिंह बचपन से ही पढ़ाई के काफी शौकीन थे, इसलिए उन्होंने अपने 5वीं तक की पढ़ाई अपने गांव के ही एक स्कूल में की थी। लेकिन जब 5वीं से ऊपर पढ़ाई करने की बारी आई तो भगत सिंह ने लाहौर के ब्रिटिश हुकूमत वाले स्कूल में एडमिशन कराने से साफ मना कर दिया, क्योंकि भगत सिंह किसी भी तरह से ब्रिटिश वाले स्कूल को सपोर्ट करना नहीं चाहते थे। इसलिए वहां एडमिशन कराने से उन्होंने साफ मना कर दिया।
भगत सिंह जीत करके किसी भी तरह से दयानंद एंग्लो वैदिक स्कूल में एडमिशन करवा लिए और वहां पे पढ़ाई करना चालू कर दिए और वहीं से ब्रिटिश के हर एक गतिविधियों पर नजर रखा करते थे। 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग में पीसफुली प्रोटेस्ट कर रहे लोगों को बड़ी ही बेरहमी से मौत के घाट उतार दिया गया। अंग्रेजों ने चारों तरफ से जलियांवाला बाग का गेट को बंद करके अपने सिपाहियों को ऑर्डर दे करके उन सभी प्रोटेस्टकारियों पर फायरिंग करवा दी, मतलब उन सभी पर गोलियां चलवा दी। अब उनके पास मरने के अलावा और भी कोई चारा नहीं था, क्योंकि चारों तरफ से गेट को बंद करवा दिया था। जलियांवाला बाग के अंदर एक कुआं भी मौजूद था, जिसमें जान बचाने के लिए सभी लोग कुआं के अंदर, सभी लोग क्या कुछ लोग कह सकते हैं कि कुछ लोग उस कुएं के अंदर भी कूदे थे। करीब 1500 लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे। 1500 लोगों में से 380 लोग की ऑन द स्पॉट मौत हो गई थी और बात कर लें तो 1200 लोग करीब बहुत ही जख्मी तरीके से घायल हो गए थे। इस इंसिडेंट ने पूरे देश में आक्रोश पैदा कर दिया। भगत सिंह को जब इसके बारे में पता चलता है तो भगत सिंह स्कूल से ही बिना बताए घर पे जलियांवाला बाग के लिए रवाना हो जाते हैं और करीब 1200 मील पैदल चलने के बाद वह जलियांवाला बाग में पहुंच जाते हैं और पहुंचने के बाद वह वहां के मट्टी को, जो खून से लथपथ मट्टी थी, उसको उठाकर एक बोतल में भरते हैं और भगत सिंह वहीं पे कसम खाते हैं कि मैं हर एक भारतीय का खून के एक एक कतरे का बदला अंग्रेजों से लेकर रहूंगा। जलियांवाला बाग के बाद 1 अगस्त 1920 को नॉन कॉपराइजेशन मूवमेंट की शुरुआत की जाती है, जिसके तहत अब भारत के लोग ब्रिटिश और ब्रिटिशियों से जुड़े कोई भी सामान को खरीदेंगे नहीं और उनके सामान का बाइकआउट करेंगे। इस मूवमेंट में गांधी जी ने साफ कह दिया था कि स्वराज ही उनका अब अल्टीमेटम गोल है, वह किसी भी कारण से अब ब्रिटिशियों के नीचे दबने वाले नहीं हैं। इस मूवमेंट को पूरे भारत की ओर से सपोर्ट मिलता है और यही नहीं, ब्रिटिश प्रोडक्ट से लेकर ब्रिटिश टाइटल, ब्रिटिश ऑफिसों का बाइकआउट किया जाना शुरू कर दिया गया और ये सब चीज देखकर भगत सिंह गांधी जी के इस मूवमेंट से काफी ज्यादा प्रभावित भी हुए थे। भगत सिंह इस मूवमेंट को काफी जोरों शोर से सपोर्ट किया। भगत सिंह सिर्फ अपने ही नहीं बल्कि अपने दोस्तों को भी इस मूवमेंट में भाग लेने के लिए प्रभावित किया। भगत सिंह ब्रिटिश द्वारा बनाए गए सामानों को जलाना शुरू कर दिए। भगत सिंह ब्रिटिश स्पॉन्सर बुक को खुलेआम आग के हवाले कर दिया करते थे। कुल मिलाकर भगत सिंह को अब ये लगने लगा था कि ब्रिटिश को अब गांधी जी ही हरा सकते हैं और अब भारत को आजादी मिलने वाली है। लेकिन तभी एक इंसिडेंट ऐसा होता है जो भगत सिंह को पूरी तरह से तोड़ देता है। दरअसल नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के समय लोग सड़क पर ब्रिटिश के खिलाफ आंदोलन कर रहे थे और यह बात अंग्रेजों को पसंद नहीं आ रही थी, इसलिए ब्रिटिश बार बार तरह तरह के पैतरे आजमा रहे थे। एक बार इसी तरह नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के तहत भीड़ नारे लगाते हुए पुलिस स्टेशन तक पहुंच जाती है और यह बात ब्रिटिशियों को पसंद नहीं आती है, इसलिए वह आकर नारे लगाने से भारतीयों को मना करते हैं। अब यहाँ पे जब भारतीयों को नारे लगाने से लिए मना करते हैं तो यहाँ पे नारेबाजी जो कर रहे थे वह लोग नारे लगाने से रुकते नहीं हैं, वह लोग लगातार नारे लगाते रहते हैं। यह बात जो वहाँ के पुलिस अफसर थे उनको अच्छी नहीं लगती है, इसलिए वह अपनी राइफल निकालते हैं और उनके ऊपर अंधाधुंध फायरिंग कर देते हैं। अपने लोगों को मरता देख भीड़ बेकाबू हो जाती है और पुलिस वाले डर के अंदर पुलिस स्टेशन के अंदर जाकर छिप जाते हैं। जब पुलिस स्टेशन के अंदर वो सब जाकर छुप जाते हैं तो जो भीड़ बेकाबू होती है वो पुलिस स्टेशन को पूरे चारों तरफ से घेर लेती है और फिर उसके बाद उसे आग के हवाले कर देती है। और इस कांड को चौरी चौरा के नाम से जाना जाता है, जिसमें 23 पुलिस वाले मारे गए थे और कुछ जो प्रदर्शनकारी थे वो भी मारे गए थे। और जब गांधी जी को इसके बारे में पता चलता है तो गांधी जी फौरन नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को वापस ले लेते हैं। गांधी जी के नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को वापस लेने से जितने भी भारतीय थे और भगत सिंह थे काफी ज्यादा आहत होते हैं, क्योंकि वह नहीं चाह रहे थे कि अब इतना आगे जाकर और फिर से पीछे आ जाया जाए। वह चाह रहे थे कि अब हम लोग आजादी के करीब आ चुके हैं और अब हम लोग अंग्रेजों से लड़कर आजाद हो जाएंगे। लेकिन गांधी जी अपना नॉन कॉपरेशन मूवमेंट वापस ले लेते हैं, जिससे भगत सिंह भी काफी ज्यादा आहत होते हैं। यहीं से खुद भगत सिंह कुछ कर दिखाने के बारे में सोचा, क्योंकि वह जानते थे कि हाथ पे हाथ रखने से कुछ नहीं होने वाला है। 12 फरवरी 1923 को गांधी जी ने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को वापस लिया था, जिसके बाद भगत सिंह 1923 में लाहौर के नेशनल कॉलेज में एडमिशन लिया, जिसकी स्थापना लाला लाजपत राय ने की थी। कॉलेज में एडमिशन लेने के बाद भगत सिंह अपनी सोच को और भी ज्यादा उजागर करना शुरू कर दिए थे। भगत सिंह कई तरह की बुकों को पढ़ते थे। ये सोशलिज्म के समर्थक थे और अपनी एक अलग निगाह से दुनिया को देखते थे। यह बचपन से ही अंग्रेजों के खिलाफ थे और अंग्रेजों के खिलाफ बगावत किया करते थे। भगत सिंह कॉलेज के समय दिन में पढ़ाई किया करते थे और शाम में अपने दोस्तों के साथ बैठकर किसी भी टॉपिक पर डिबेट किया करते थे। ये कई रेवोल्यूशन के बारे में पढ़ा करते थे और उनके विचारधारा को खुद से जोड़ने की कोशिश किया करते थे। भगत सिंह जहाँ खुद को देश के लिए समर्पित कर चुके थे, वहीं उनके घर पे भगत सिंह के माता पिता भगत सिंह की शादी की बात किया करते थे।
भगत सिंह को शादी करने का इस टाइम कोई भी मूड नहीं था, क्योंकि भगत सिंह अपने आप को देश के लिए समर्पित कर चुके, जिस कारण उन्होंने अपने परिवार वाले से साफ कह दिया था कि अगर मेरी शादी होती है तो मेरी मौत ही मेरी दुल्हन होगी। ये सुनने के बाद भगत सिंह के माता पिता को काफी ठेस पहुंचता है और वो लोग अब ये समझ चुके थे कि मेरा बेटा अब देश की आजादी के लिए निकल पड़ा है। भगत सिंह को ब्रिटिश द्वारा बनाए गए पब्लिक सेफ्टी बिल और ट्रेड बिल से परेशानी थी। पब्लिक सेफ्टी बिल के हिसाब से ब्रिटिश किसी को भी बिना कोई रीजन बताए अरेस्ट कर सकते थे और ट्रेड डिस्प्यूट बिल के तहत श्रमिक गतिविधियों को रोका जा सकता था और इन पे स्ट्राइक लगाने की बात कही गई थी। इन बिल की कॉन्सिक्वेंसी को देखते हुए असेंबली ने इन दोनों ही बिल को रिजेक्ट कर दिया था, लेकिन वाइस रॉय ने अपनी स्पेशल पावर का इस्तेमाल करते हुए इन बिल को लागू करने की योजना बना रहा था। भगत सिंह इस बिल के खिलाफ थे, जिसके लिए उन्होंने सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में बम फेंकने का योजना बनाते हैं और इस योजना को जब HSRF के सामने रखते हैं तो HRF का कोई भी मेंबर नहीं चाहता था कि भगत सिंह इस प्लान का हिस्सा बने, क्योंकि अगर भगत सिंह इस प्लान का हिस्सा बनते तो सबसे पहले उनको सैंडर्स मर्डर केस में और उसके बाद भगत सिंह को जो असेंबली में बम फेंकते हैं उस केस में भगत सिंह को फांसी दे दी जाती। इसलिए HSRF का मेंबर कोई नहीं चाहता था कि भगत सिंह इसका हिस्सा बने। भगत सिंह इस बात को जानते थे कि अगर वह इस प्लान में पार्टिसिपेट करते हैं तो उनका जिंदा बचकर वापस आना नामुमकिन है, लेकिन इसके बाद भी वह इस प्लान में पार्टिसिपेट करते हैं क्योंकि भगत सिंह बचपन से ही पीछे हटने वालों में से नहीं थे और भगत सिंह HSRF के सभी मेंबर को भी मना लेते हैं। हालांकि इस प्लान को एग्जीक्यूट करने से पहले भगत सिंह ने यह बात कही थी कि अगर मेरी जान चली जाती है तो भारत के हर घर से एक भगत पैदा होगा जो अंग्रेजों को मार भगाएगा। और फाइनली वो दिन आ जाता है जब भगत सिंह और बेटुकेश्वरी दत्त दिल्ली असेंबली में बम फेंकने के लिए रेडी हो जाते हैं। 8 अप्रैल 1929 को बेटुकेश्वर दत्त और भगत सिंह चलती असेंबली में पब्लिक गैलरी से 2 बम फेंकते हैं। इस बम फेंकने का मकसद किसी को मारना नहीं था और इस बम को भी खाली जगह पर ही फेंका गया था। इस बम से इतना ज्यादा धुआं होता है और इस बम की आवाज इतनी तेज होती है कि असेंबली में मौजूद सभी लोग इधर उधर भागने लगते हैं। अगर भगत सिंह और बेटुकेश्वर दत्त चाहते तो इस धुएं का फायदा उठाकर भाग सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया, बल्कि वो लोग वहां से भागने की कोशिश नहीं करते हैं, वहीं पे खड़े होकर इंकलाब जिंदाबाद का नारा लगाते हुए एक पैम्पलेट को हवा में उड़ाते हैं जिस पर लिखा होता है कि बहरों को सुनाने के लिए धमाका जरूरी है। इसके बाद वो दोनों लोग भगत सिंह और बेटुकेश्वर दत्त पुलिस को अपने आप को हवाले कर देते हैं। अरेस्ट होने का उनका मकसद ये था कि कोर्ट ट्रायल के जरिए वो अपनी बातों को पूरे हिंदुस्तान के कानों तक पहुंचाना चाहते थे, जिससे सभी भारत के लोग आजादी के लिए बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले सकें। अब भगत सिंह के पकड़े जाने के बाद भगत सिंह के ऊपर कोर्ट ट्रायल चालू होता है। कोर्ट ट्रायल चालू होने के बाद HSRF के ही कुछ मेंबर ब्रिटिश के दबाव पर आकर भगत सिंह के खिलाफ गवाही दे देते हैं, जिसके कारण भगत सिंह को कोर्ट द्वारा फांसी की सजा सुना दी जाती है। अब भारत के कई लीडर भगत सिंह को बचाने की पूरी कोशिश करते हैं, लेकिन चाहकर भी कोई उनकी फांसी को रोक नहीं पाता है। यहीं पे भगत सिंह के पिता उन्हें खत लिखकर यह बात बताते हैं कि अब वह ब्रिटिश गवर्नर को खत लिखकर यह रिक्वेस्ट करेंगे कि भगत सिंह की फांसी को रोक दिया जाए, लेकिन भगत सिंह उन्हें साफ शब्दों में मना कर देते हैं। वह कहते हैं कि जिस रास्ते पर वह निकले हैं वह रास्ता उन्होंने खुद चुना था। डेथ सेंटेंस सुनाने के बाद भगत सिंह और उनके साथियों को दिल्ली जेल से सेंट्रल जेल शिफ्ट कर दिया जाता है। जब भगत सिंह सेंट्रल जेल पहुंचते हैं तो वह वहां पे देखते हैं कि भारतीय कैदी और यूरोपियन कैदी में बहुत ज्यादा भेदभाव हो रहा है और भारतीय कैदी की हालत बस से बदतर है। ना भारतीय कैदी को ठीक तरीके से खाना दिया जाता है, ना साफ पानी दिया जाता है, ना उनके रहने की जगह ठीक तरीके से है, हर तरफ कूड़ा कचरा फैला हुआ है। तो यह सब देखकर भगत सिंह ब्रिटिश से यह मांग करते हैं कि हमें भी इक्वालिटी चाहिए, हमें भी ठीक तरीके से खाना चाहिए, हमें भी रहने के लिए ठीक जगह चाहिए, हमें भी साफ सुथरा पानी चाहिए और हमें डेली न्यूज़पेपर चाहिए। इसके साथ ही भगत सिंह ने यह साफ कह दिया था कि वो जेल मैनुअल के हिसाब से लेबर वाला और कोई अनडिफाइंड काम को नहीं करेंगे। हालांकि ब्रिटिश ने भगत सिंह की यह बेसिक डिमांड भी नहीं मानी, जिसके बाद सबसे ज्यादा 116 दिनों तक हंगर स्ट्राइक रखकर भगत सिंह वर्ल्ड रिकॉर्ड बना देते हैं। इस समय भगत सिंह जेल में रह करके हंगर स्ट्राइक करके ब्रिटिशियों से इक्वलिटी और बेसिक नीड की डिमांड करते हैं। शुरुआत में भगत सिंह की हंगर स्ट्राइक को ब्रिटिश ने हल्के में लिया, लेकिन जब भगत सिंह के साथ और भी कैदी भूखे रहने लगे तो अंग्रेजों के कान खड़े हो गए। जब लोकल लोगों को भगत सिंह और उनके साथियों के हंगर स्ट्राइक के बारे में पता चलता है तो वो लोग बाहर से ही भगत सिंह को और भी ज्यादा सपोर्ट करने लगते हैं। ये आक्रोश देखकर ब्रिटिश को यह डर लगने लगा कि कहीं भूख के कारण भगत सिंह की मौत हो गई तो हम लोगों को बहुत ज्यादा परेशानी खड़ी हो जाएगी, जिस कारण ब्रिटिश ने साम दाम दंड भेद अपनाकर भगत सिंह और उनके साथियों की हंगर स्ट्राइक
भंग करवाने की पूरी कोशिश करते हैं, लेकिन किसी ने भी खाने का एक नेवाला भी गले के नीचे नहीं उतारे। जिसके बाद लगातार 63 दिनों तक भूखे रहने के कारण जितेंद्र दास की 13 सितंबर 1929 को मृत्यु हो जाती है। दृढ़ संकल्प का ऐसा नजारा देखकर पूरे नेशन ने जितेंद्र दास को सम्मान दिया था। यही नहीं, स्ट्राइक के सपोर्ट में गोपाल चंद्र और मोहम्मद आलम ने पंजाब लेजिस्लेटिव काउंसिल से विड्रॉ कर लिया था। और यही नहीं, लगातार पंजाब और अमृतसर में मास मीटिंग की खबर छपने लगी थी और यह सब देखते हुए ब्रिटिश ने धारा 144 को लागू कर दिया। और यही नहीं, जवाहरलाल नेहरू खुद सेंट्रल जेल पहुंचते हैं और भगत सिंह से और सभी स्ट्राइक रखने वालों से मिलते हैं और उनसे वादा करते हैं कि वह उन्हें सपोर्ट करेंगे। वहीं उस समय मोहम्मद अली जिन्ना भी स्ट्राइकर्स को सपोर्ट करते हैं और भरी असेंबली में उनके लिए आवाज उठाते हैं। लोगों का भरपूर सपोर्ट और दास की मौत के बाद ब्रिटिश समझ जाते हैं और फाइनली भगत सिंह की शर्तों को मान लेते हैं। इसके बाद भगत सिंह और उनके सभी साथियों 5 अक्टूबर 1930 को अपना हंगर स्ट्राइक तोड़ देते हैं। भगत सिंह को सजा सुनाने के कारण भगत सिंह को तो अपना भविष्य पता था, इसलिए भगत सिंह अब जेल में आराम से रहते हैं और सभी कैदियों के सुख दुख में उनके काम आते हैं। केवल भगत सिंह ही नहीं बल्कि जेल में रहने वाले हर कैदियों को भगत सिंह इस कदर बदल दिए थे कि सभी प्रिजनर्स अब एक ही स्लोगन गाया करते थे कि माँ मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला, जिसे भगत सिंह भी गुनगुनाया करते थे। भगत सिंह अपने आखिरी के समय में कई रेवोल्यूशनरी के बुक को पढ़ा करते थे और लेख भी लिखा करते थे। भगत सिंह लिखने के साथ साथ बोलते भी काफी अच्छा थे। जब भगत सिंह बोलना चालू करते थे तो जेल के जितने भी इधर उधर के कैदी थे और यहाँ तक कि वहाँ के पुलिस अफसर भी भगत सिंह को काफी सुना करते थे और भगत सिंह को सुनने के साथ साथ वह लोग भगत सिंह को काफी पसंद भी किया करते थे। अब फाइनली वो दिन आ जाता है जब भगत सिंह को इस दुनिया को अलविदा कहना पड़ता है, लेकिन अभी भी भगत सिंह को विदाई देने के लिए कोई भी तैयार नहीं था, जिसके लिए भगत सिंह को अभी भी बचाने की पूरी कोशिश की जा रही थी। 24 मार्च 1931 को भगत सिंह को फांसी दी जानी थी, लेकिन भगत सिंह को पूरे भारत से लोग सपोर्ट कर रहे थे। हर तरफ प्रोटेस्ट किया जा रहा था भगत सिंह को छुड़ाने के लिए, लेकिन यह सब देखकर ब्रिटिश डर जाते हैं और तय की गई तारीख से एक दिन पहले ही भगत सिंह को फांसी दी जाना फिर से तय की जाती है। और इसके बाद जब फांसी का समय आता है तो जेलर भगत सिंह को लेने के लिए आता है। उस टाइम भगत सिंह एक किताब पढ़ रहे होते हैं और उनका अभी आखिरी पन्ना बचा होता है, तो भगत सिंह कहते हैं जेलर से कि अभी रुक जाओ, अभी एक क्रांतिकारी दूसरे क्रांतिकारी से भेंट कर रहा है। दरअसल उस टाइम भगत सिंह लेनिन की बायोग्राफी को पढ़ रहे थे। जब भगत सिंह लेनिन की बायोग्राफी का आखिरी पन्ना कंप्लीट कर लेते हैं तो जेलर के साथ जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। जेलर भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी देने के लिए ले जाता है जहां फांसी दी जानी होती है। इसके बाद भगत सिंह फिर एक आखिरी डिमांड करते हैं कि मेरी आंखों को नहीं बांधना और मेरे हाथों को नहीं बांधना, जिसके बाद ब्रिटिश उनके हाथों को तो नहीं बांधते हैं पर उनकी आंखों पर काली पट्टी बांध देते हैं। जिसके बाद 23 मार्च 1931 को शाम को 7:30 बजे भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी दी जाती है। अब तीनों लोग फांसी के फंदे को चूमकर इंकलाब जिंदाबाद का नारा लगाकर इस दुनिया को अलविदा कहकर चले जाते हैं। इन तीनों लोग का बलिदान भारत के यूथ के लिए एक नई दिशा दे जाता है और अब हर नौजवान भारत के फ्रीडम स्ट्रगल में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं। भगत सिंह न केवल तब के यंगस्टर को इंस्पायर किया बल्कि आज के भी यूथ में भगत सिंह के लिए बेहद प्यार और इज्जत है। आज भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव के याद में 23 मार्च को शहीद दिवस मनाया जाता है। तो बस दोस्तों यही थी आज की वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा और अपने दोस्तों में जरूर शेयर करिएगा ताकि उनको भी भगत सिंह के बलिदान के बारे में पता चल सके।